हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न दोस्तों 3 बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वृत्त बना लेना है। एक वृत्त मैंने दोस्तों इस प्रश्न में बना लिया। ठीक है, एक वृत्त की हमें चाप की लंबाई पता करनी है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब रेडियस। रेडियस क्या होता है, जो भी हमारा सर्कल हो उसके बीच में एक पॉइंट डालिए और उस पॉइंट से उस सर्कल की दूरी तक जाइए। ये होता है दोस्तों हमारा त्रिज्या, रेडियस। बात समझ में आ गई। त्रिज्या 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 मतलब क्या होता है दोस्तों, रेडियस होता है। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 21 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो 60 डिग्री का कोण दोस्तों बना रही है, तो यहाँ से करीब इस तरीके से दोस्तों आपका कोण बनेगा। कितने का, 60 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चाप बन रहा है इसकी लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, वृत्त की चाप की पर लंबाई पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है दोस्तों 2 पाई r। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2 पाई r × ये पूरा सर्कल कितने का होता है दोस्तों, आप कहेंगे 360 का। कितने का होता है, 360 का। तो 360 में से कितने का कोण बनना है, 60 का। 60 का कोण बनना है दोस्तों कितने में से, 360 में से। क्लियर बात, ये 2 हो गया × पाई का मान 22/7। रेडियस कितना है दोस्तों, रेडियस आपको दे रखा है 21 का, गुने 21 लिखिए × 60/360। 0 से 0 कटा, 6 से 36 कटेगा दोस्तों 6 बार में, कट गया। 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कटेगा, सिर्फ बचा आपके पास 22। तो चाप की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 22 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर आ गया, 22 दे रखा है बी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न भी सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन एक पोल और एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड और 36 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 90 किलोमीटर पर घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर इतनी बात। अब हमारी जो ट्रेन है वो एक पोल को कितने समय में पार करती है, 26 सेकंड में। कौन पार करता है दोस्तों, ट्रेन पार करती है 26 सेकंड में। किसको, पोल को। तो दोस्तों पोल को पार करने का मतलब है कि पोल की कोई दूरी तो होती नहीं है। जैसे पोल इस तरह से खड़ा हुआ है तो इसकी यहाँ से यहाँ तक कोई लंबाई तो होती नहीं है। तो ट्रेन जो पार करती है वो अपनी ही दूरी को पार करती है। ठीक है, 26 सेकंड में। फिर ट्रेन क्या करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है 36 सेकंड में। तो ट्रेन क्या करेगी दोस्तों, अपनी दूरी को तो पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की जो दूरी है उसे भी पार करेगी। कितने में पार कर रही है, 36 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी को पार कर रही है क्योंकि जो पोल होता है उसकी कोई दूरी होती नहीं है। और यहाँ पर ट्रेन अपनी दूरी को भी पार कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म होगा, जो भी प्लेटफॉर्म होगा बड़ा उसे भी पार करेगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर समय दोस्तों आपका सेकेंड में दे रखा है, यहाँ समय घंटे में दे रखा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, आप चाल जो आपको किलोमीटर पर घंटे में है इससे चेंज कर लीजिए, क्योंकि एक ही यूनिट रहेगी तो सवाल गलत नहीं होगा। तो आपकी चाल दोस्तों कितने की है, 90 की है, बड़ी है। आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे, 5 बटे में रखेंगे 18। 18 25 90 कटेगा, 5 5 का मल्टीप्लाई 25। तो 25 मिनट पर सेकेंड, यह आपका आंसर आ गया। चाल को आपने चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चेंज कीजिए। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 26 का। यहाँ टाइम दोस्तों कितना लग रहा है, 36 का। दोनों का अंतर कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 का आ जाएगा।
दोनों का अंतर किया 10 का आ गया। अंतर क्यों किया अब समझ लीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ट्रेन अपनी दूरी को 26 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 26 में पार करेगी। यहाँ 26 में पार कर रही है तो यहाँ पर भी ट्रेन 26 सेकंड में ही पार करेगी। तो बचा प्लेटफॉर्म, तो 36 में से ट्रेन अपनी दूरी को 26 में से पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म को कितने में पार करेगी, 10 में पार करेगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कितने से कर दीजिए, 25 से कर दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर, कितना 250 मीटर है प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना हो जाती है, वह ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई राशि है, पहले तो हमें वो राशि नहीं पता है कितनी है। जब कोई ऐसा प्रश्न हो आपको राशि नहीं पता, तो वहाँ पर आप राशि को प्रिंसिपल आप 100 मान सकते हैं। 100 मान के क्वेश्चन करेंगे, कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही आएगा। तो प्रिंसिपल नहीं दिया गया, आपने प्रिंसिपल कितना मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब प्रिंसिपल मान लिया तो प्रिंसिपल क्या हो जाता है, 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना। तो स्वयं प्रिंसिपल कितना है, 100 है। 100 का कितना हो जाएगा, 5/2 गुना। तो 5/2 गुना कर दीजिए, 2 से कटाइए 100 को, 50 बार में कटेगा। 5 पच्चे 25 और 1 ही 0, 250। ठीक है, तो देखिए 5 वर्षों में हो कितना गया, 250 हो गया। प्रिंसिपल था कितना हमारा, 100 था, हो कितना गया, 100 से 250 हो गया। कितना बढ़ गया, 100 से 250 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे 100 ब्याज। ठीक है, 150 जो बढ़ रहा वही तो हमारा ब्याज है। मूलधन तो हमारा 100 था, उस पर ब्याज मिला हमें 150, तभी तो टोटल 250 हो गया। क्लियर हुई बात। अब फॉर्मूले में रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT पूरे का बटा दोस्तों 100। अब ये प्रश्न दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का इसलिए है, कभी भी प्रश्न दिया जाए उसमें आपको बात ना की जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है, ऐसा कुछ नहीं किया जाए, तो वो प्रश्न साधारण ब्याज का होता है हमेशा। अगर कोई भी प्रश्न में ब्याज की बात नहीं कही गई है कि चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज है, तो वो प्रश्न साधारण ब्याज का है। तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज आपको पता है आपका 150 है। प्रिंसिपल आपने माना था दोस्तों 100, तो 100 हो गया। रेट आपको निकालना है, ऐसे ही रखिए। टाइम आपको दे रखा है 5 वर्ष का, 5 रखिए, पूरे का बटा दोस्तों 100 रखिए। 100 से यहाँ पर दोस्तों ये 100 कट जाएगा और 5 से 15 कटेगा 3 बार में, 1 ही 0, 30 बार में। रेट कितना निकल के आया, 30% का। 30% का दोस्तों आपका क्या निकल के आ गया, रेट। और आपसे दर पूछा था, दर कितनी है, 30% की। पहला ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। बात आई दोस्तों सभी की समझ में। एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा टारगेट है आपको अच्छे तरीके से सिखाना। कहीं पर भी अगर बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a + b + c = 0 हो तो आपसे पूरे इतने का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए ऐसा प्रश्न परीक्षा में जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है करने में, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं कि कभी भी दिक्कत नहीं होगी और इस प्रश्न को आप करके आएंगे, छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे। तरीका एक बार जान लीजिए। देखिए a + b + c = 0 आपको रखना है। तो देखिए a + b + c = 0 रखने के लिए आपको कुछ n संख्याओं की जगह रखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर a की जगह क्या रख दूँ, 1 रख दूँ। ठीक है, b की जगह मैं क्या रखूँ, 1 रख दूँ, और c की जगह मैं क्या रख दूँ, 2। समझिए प्रश्न को, समझ लिया तो कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने a की जगह 1 रखा, b की वैल्यू 1 रखी, c की वैल्यू क्या रख दी, मैंने 2 रख दी। ठीक है, यहाँ पर प्लस से मैंने प्लस रख दिया, c को रख दिया -2। तो प्लस का 1 2 हो गया, 2 से -2 कटेगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है, a + b c की जगह कुछ ऐसा रखना है ये पूरा टर्म 0 के बराबर आए। तो मैंने संख्याएं रख दी हैं, यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रखा, c को रखा मैंने -2। अब ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो गया। 1 और 1 2, 2 से 2 कट के 0 हो जाएगा। तो ये टर्म सबकी समझ में आ गया। अब इस संख्या को रख दीजिए, इसी में आंसर आ जाएगा। देखिए
एक ही जगह आपने एक रखा है तो एक ही जगह में एक रखूंगा, एक का स्क्वायर कीजिए एक ही रहेगा। बात आई समझ में? एक है एक की जगह, इसका स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा। ठीक है, बी और सी का मल्टीप्लाई, बी और सी का, तो सी का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा, कितना रहेगा? 2 एक कम 2 ही रहेगा। माइनस है दोस्तों यहाँ पर और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 2 आ जाएगा। प्लस बी एक है, बी एक का स्क्वायर करूंगा एक ही रहेगा, एक का स्क्वायर करूंगा एक ही रहेगा। सी आपका कितना है? माइनस का 2, 2 का मल्टीप्लाई एक से करूंगा तो 2 एक कम 2 ही रहेगा। यहाँ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2 हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब समझिए सी का स्क्वायर, सी आपने कितना माना है? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुई बात? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो सी है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये सी है। अब यहाँ पर सी का स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर यहाँ 4, तो सी का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा, क्योंकि सी आपने कितना माना है? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस ले लिया। ए बी का मल्टीप्लाई, ए आपका एक है, बी भी एक है, एक एक का मल्टीप्लाई एक ही हो जाएगा, सिंपल। अब एक के बट्टे में कितना आ जाएगा? 1 और 2 3, प्लस 1 के बट्टे में 1 और 2 3, प्लस 4 के बट्टे में 4 में से 1 जाएगा 3, 4 बट्टे 3। अब देखिए सभी का जो यहाँ पर बेस है वो आधार जो है समान है, मतलब जो नीचे वाली संख्या समान है। तो आपको जब ऐसा प्रश्न मिले कि नीचे वाली संख्या समान है तो नीचे वाली संख्या तो एज इट इज रख दीजिए, ऊपर वाली को जोड़ लो। 1 और 1 2, 2 और 4 कितना? 6। अब 3 से 6 कट रहा है तो कटा देंगे, 2 बार में कट रहा है, 2 आंसर आ गया। बी ऑफ सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचने के समय वह 20% कम वजन का उपयोग करके अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। देखिए दोस्तों, जब कोई दुकानदार 1 किलो वजन तोलेगा तो उसका मतलब वो कितना तोलेगा? 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर वो 10% हानि पर बेच रहा है। 1000 ग्राम की चीज़ को वो 10% हानि पर बेचेगा, तो 1000 ग्राम का आप 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 100। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि वो 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, 100% की त्रुटि कर रहा है। त्रुटि का मतलब ये है कि वो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं 10% की हानि पर बेच रहा हूँ। ठीक है, 10% की हानि पर बेच रहा हूँ, लेकिन वो बाद में क्या करता है कि बेचने के समय पर 20% कम वजन तोल देता है। कितना वजन तोल देता है? कम, 20% कम तोल देता है। ठीक है, अब देखिए 1000 ग्राम का 20% निकालेंगे तो सीधा सीधा आपको पता है 200 ग्राम होता है। 1000 ग्राम का 20% कम तोल रहा है, इसका मतलब 200% कम तोल रहा है, और 200% कम तोल रहा है तो इसका मतलब कितना तोल रहा है? वो 800 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है? 800 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर इसमें फॉर्मूला होता है, क्या होता है? त्रुटि बटे में होता है तोली गई माप, तोली गई माप बटे गुना 100। अब देखिए त्रुटि कितने की हुई है? त्रुटि कितने की हुई है? 10% की हानि की बात की है उसने, तो 10% हानि की बात की है तो 1000 ग्राम की चीज़ 900 में आएगी। त्रुटि कितने की होगी? 100 की। तो त्रुटि कितने की हुई है दोस्तों? 100 की हुई है, बटे में तोली गई माप। 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है? 800 ग्राम तोल रहा है। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आंसर आ गया। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से 100 को कटाऊंगा, 12.5 बार में कटेगा, 12.5% का उसको फिर भी लाभ हो जाता है। क्लियर हुई बात? लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि 10% की उसने कमी की थी और 20% का प्रॉफिट लिया, तो 10 से अगर मैं 10 कटाऊंगा तब भी 10% का प्रॉफिट है, तो 12.5% का प्रॉफिट फिर भी हो रहा है उसे। सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धनात्मक पूर्णांकों के युग्म की संख्या कितनी है जिनका योग 99 है तथा HCF 9 है? नहीं पता दोस्तों संख्याएं कितनी हैं, तो देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए सही तरीका क्या है उसे देखिए। नहीं पता तो आप क्या करेंगे? पहली संख्या को क्या मान लीजिए? आप 9A मान लीजिए। 9A क्यों माना है? क्योंकि उनका HCF 9 है। दूसरी संख्या को 9B मान लीजिए।
ठीक है, दोनों का अगर मैं यहाँ पर योग करूँगा तो ये 9A प्लस 9B बराबर कितना योग दे रखा है, 99 दे रखा है। कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। तो 9A प्लस 9B में से क्या होगा, 9 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा, A प्लस B बराबर कितना, 99। ठीक है, 9 से मैं 99 को कटाऊंगा, 11 बार में कटेगा, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो हमें वो दो संख्याएं लेनी है जिनका योग कितना आ जाए, 11। ऐसी संख्याएं कितनी है, अब देख लीजिए कितनी है। 1 और 10 को आप लेंगे, ये भी 11 होता है। ठीक है, 2 और 9 को लेंगे, ये भी 11 होता है। 3 और 8 को लेंगे दोस्तों, ये भी 11 होता है। 4 और 7 को लेंगे, ये भी 11 होता है। 5 और 6 को लेंगे दोस्तों, ये भी 11 होता है। आगे चलेंगे, उसके बाद फिर यही संख्या रिपीट होंगी जिनका योग 11 होता है। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग कितना है दोस्तों, 11। धनात्मक पूर्णांक के युग्म की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया था, कितनी है, तो 5 है। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब इस तरह का प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा तो गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। धनात्मक पूर्णांक के युग्म की संख्या, धनात्मक संख्या कितनी है दोस्तों, 5 हैं जिनका योग कितना आ रहा है, आपका 11 आ रहा है। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी की समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।